हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यूपीपी परीक्षा के हर एग्जाम की डेट आ गई है और बहुत कम समय बचा है। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर प्रश्नों की सीरीज दी जाए, जिससे आपका रिजल्ट जो है अच्छा बन सके। और आज सुबह से ही मेरे चैनल पर कुछ समस्या चल रही है। अचानक जो है वो सब्सक्राइबर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर अचानक कम हो गई, तो कुछ दिक्कत हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि ये दिक्कत जल्द खत्म हो जाएगी और आप मुझे सपोर्ट करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। पहला सवाल कह रहा है कि परिच्छेद परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ क्या है। तो इन दोनों का सही अर्थ आपको बताना है। पहला कह रहा है आवरण अनुभाग, दूसरा कह रहा है काटना साज और समान, तीसरा कह रहा है सीमा नौकर चाकर, और चौथा कह रहा है अनुभाग और आवरण। तो आपको बताना है कि परिच्छद और परिच्छेद इसका अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा पहला आवरण और अनुभाग होता है। तो पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब आप देखते हैं सवाल नंबर दूसरे में। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। आपको ये बताना है कि किस विकल्प के परस्पर शब्द जो है वो विलोम नहीं है। पहला कह रहा है साम्य वैमनस्य, सापेक्ष निरपेक्ष, रित अनृत, और श्लाघनीय और प्रशंसनीय। तो आपको ये बताना है कि इसमें किस विकल्प में विलोम शब्द जो है वो सही नहीं है, दूसरे का ये बताना है आपको। तो बच्चों इसमें अगर हम देखें तो श्लाघनीय का वो सही नहीं है, वो कि श्लाघनीय का क्या होता है, इसका निंदनीय होता है। क्या होता है? तो बच्चों इसका निंदनीय होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। तो आपको ये बताना है कि ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है उसके लिए कौन सा सार्थक शब्द होगा। पहला कह रहा है संक्रामक रोग, दूसरा कह रहा है चर्म रोग, तीसरा कह रहा है असाध्य रोग, और चौथा कह रहा है घातक रोग। तो आपको बताना है कि ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे। तो तीसरे का बच्चों उत्तर हो जाएगा पहला, उसे संक्रामक रोग कहा जाता है, अर्थात ऐसा रोग जो छूने मात्र से क्या होता है, फैलता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कर जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि जानने की इच्छा रखने वाला इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या बनेगा। पहला कह रहा है तपस्वी, दूसरा सन्यासी, तीसरा जिज्ञासु, और चौथा कह रहा है पिपासु। तो आपको बताना है कि जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे उसको, या फिर ज्ञान की इच्छा रखने वाला कह सकते हैं, या जानने की इच्छा रखने वाला कह सकते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो बच्चों उसके लिए क्या बनता है, तो उसके लिए बनता है बच्चों जिज्ञासु, अर्थात तीसरा वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा चौथे का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवा कह रहा है कि कही हुई बात को फिर से कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो आपको ये बताना है कि कोई बात कही है और फिर से उसको जब कहा जाए तो उसके लिए कोई भी सार्थक शब्द क्या बनेगा। पहला कह रहा है पूर्वग्रह, दूसरा कह रहा है पृष्ठपेषण, तीसरा कह रहा है तार्किक, और चौथा कह रहा है वाचाल। तो आपको बताना है कि कही हुई बात को फिर से कहना इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या बनेगा। पूर्वग्रह बनेगा, पृष्ठपेषण बनेगा, तार्किक बनेगा, या वाचाल बनेगा। तार्किक को आप जानते तर्क करने वाला होता है, तो आप बताइए क्या बनेगा। तो बच्चों इसका बनता है पृष्ठपेषण, अर्थात दूसरा उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा पांचवें का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक से के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सा वाक्य है जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पहला कह रहा है कि राम के हित लक्ष्मण बन गए, दूसरा कह रहा है वह घर से बाहर आया, तीसरा कह रहा है लड़का अब अपने गांव से पांव से चलता है, और चौथा कह रहा है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है। तो आपको ये बताना है कि इसमें वह वाक्य कौन सा है जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों छठवें का उत्तर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, संप्रदान कारक का इसमें प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों संप्रदान कारक की विभक्ति को और के लिए होती है, लेकिन के हित अव्यय भी जो है वो संप्रदान कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। के हित का मतलब होता है के लिए होता है, इसलिए छठवें का पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि जिसका आचरण अच्छा होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या बनेगा। पहला कह रहा है सद्भा सद्भावी, दूसरा कह रहा है सज्जन, तीसरा कह रहा है साधु और चौथा कह रहा है सदाचारी। तो आपको बताना है कि जिसका आचरण अच्छा हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनता है। तो बच्चों 7वें का उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों 7वें का उत्तर चौथा सही हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। पहला कह रहा है हाथी, बालू, आलू, दूसरा कह रहा है भलाई, हलवाई, ईसाई, तीसरा कह रहा है इमली, चांदी, लौकी और चौथा कह रहा है साथी, घी और शक्कर। तो आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सा विकल्प है जिसके सभी के सभी शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। तो 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों 8वें का उत्तर तीसरा हो जाएगा। इमली, चांदी और लौकी यह तीनों के तीनों शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है। कह रहा है किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें वो कौन सा विकल्प है जिस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पहला कह रहा है नदी, झील, सरोवर, दूसरा कह रहा है नींबू, दही, केला, तीसरा कह रहा है प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी और चौथा कह रहा है पानी, ज्ञानी, नानी। तो आपको ये बताना है कि इस प्रश्न के किस विकल्प में कोई भी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो 9वें का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा। 9वें का उत्तर दूसरा हो जाएगा। नींबू, दही और केला यह तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो आपको निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जिसमें जिस विकल्प का शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो 10वें का उत्तर आपको बताना है। आकाश, बाल, आंसू और होश। तो बताना है कि इस विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, आकाश जो है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको उस वाक्य का चयन करना है जिसमें मध्यम पुरुष वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला कह रहा है मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला कह रहा है कि आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। दूसरा कह रहे कि यह बात आप ही कह दीजिए। तीसरा कह रहे हम अपने आप को भूल गए। और चौथा कह रहा है कि इस विषय में आपकी क्या राय है। तो आपको ये बताना है कि इन वाक्यों में से वो कौन सा वाक्य है जिसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया गया है। 11 वाले का उत्तर बताइए। तो बच्चों इसमें जो है तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और बाकी तीनों विकल्पों में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको कह बताना है कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। इस वाक्य में किस परसर्ग का प्रयोग किया गया है। पहला कह रहा है संबंध कारक, दूसरा कह रहा है अधिकरण कारक, तीसरा कह रहा है अपादान कारक और चौथा कह रहा है करण कारक। तो आपको बताना है कि इसमें से वह वाक्य कौन सा है जिसमें जो है इस कौन सा वाक्य है जिसमें जो है परसर का प्रयोग किया गया है। किस परसर का प्रयोग किया गया है ये आपको इस वाक्य में बताना है कि हिमालय से अधिक नदियां निकलती हैं। इस वाक्य में किस परसर का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों 12 का उत्तर क्या हो जाएगा। 12 का उत्तर तीसरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो कि निकलने के अर्थ में अपादान कारक होता है और यहाँ से हिमालय से अनेक नदियां क्या कर रही हैं, निकल रही हैं और निकलने के अर्थ में कौन सा प्रयोग होता है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्णिक छंद की पहचान कीजिए। तो आपको वर्णिक छंद की क्या करनी है, पहचान करनी है। पहला कह रहा है रोला, दूसरा कह रहा है चौपाई, तीसरा वीर और चौथा घनाक्षरी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो वर्णिक छंद का विकल्प है। तो बच्चों चौथा जो है वो वर्णिक छंद का विकल्प है। घनाक्षरी जो छंद होता है वह वर्णिक छंद होता है। बाकी तीनों जो है वो मात्रिक छंद हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि निस्सार्थक वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है।
आपको ये बताना है कि निस्वार्थक वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। पहला कह रहा है हमें सदैव सच बोलना चाहिए, दूसरा कह रहा है बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली, तीसरा कह रहा है भगवान सबका भला करें और चौथा कह रहा है कि शायद वह आज आ जाए। आपको ये बताना है कि किसमें जो है वो निस्वार्थक वृत्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों निस्वार्थक वृत्ति का जो प्रयोग कर गया है वह दूसरे में किया गया है, अर्थात बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली, इसमें निस्वार्थक वृत्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में अपादान कारक नहीं है। तो आपको निम्नलिखित में से यह बताना है कि किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है। पहला कह रहा है चूहा बिल से निकल गया, तो बच्चों इसमें है। दूसरा कह रहा है रमेश घर से चला गया, इसमें भी अपादान कारक है। तीसरा कह रहा है वह सांप से डरता है, इसमें भी अपादान कारक है। मगर बच्चों चौथा कह रहा है कि सीता कलम से लिखती है, तो बच्चों इसमें अपादान कारक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपका कर्ण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक हो जाएगा। तो 15 का कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 16 की। 16 में कह रहा है कि कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। तो आपको बताना है कि इसमें से वह कौन सा वाक्य है जिसका संबंध कर्तृवाच्य से है। पहला कह रहा है चोर पकड़ा गया, दूसरा कह रहा है यह बात उससे पता चली और तीसरा कह रहा है लड़का पढ़ रहा है और चौथा कह रहा है किसान द्वारा फसल काट ली गई। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य वाले वाक्य का चयन करना है। तो बच्चों इसमें जो तीसरा हो जाएगा यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता की क्या होती है? प्रधानता होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है। तो आपको सुमेलित जो नहीं है उस वाले विकल्प का चयन करना है। पहला कर पथ और पथ्य, दूसरा कर जठर और जरठ, तीसरा कर निर्माण और निर्वाण और चौथा कर तर्क और तक्र। तो आपको बताना है कि इसके आगे लिखे हुए जो इसके अर्थ हैं वो किसमें सही नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का सही नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो बच्चों जठर का मतलब क्या होता है? तो जठर का मतलब होता है पेट होता है और जरठ का मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है। तो इसमें गलत लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। दूसरा कह रहा है कि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है और तीसरा कह रहा है कि कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। चौथा कह रहा है कि कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं के मेल से बनता है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों इसमें जो कथन सही नहीं है वो तीसरा कथन सही नहीं है। कर्मवाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, सकर्मक क्रिया में नहीं होता है। किसमें नहीं होता? सकर्मक में नहीं होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत लिखा गया है। अब पहला कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। दूसरा कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता और को विधेय कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। और चौथा क्या कह रहा है? तो चौथा कह रहा है कि मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि 19 वाले में कौन सा उत्तर सही होगा। तो बच्चों कौन सा उत्तर जो है आपको सही होगा, अर्थात गलत विकल्प का चयन, गलत उत्तर वाले का चयन करना है कि जिस वाक्य में गलत बात कही गई है। तो बच्चों दूसरे वाले में गलत बात कही गई है। कर्ता को विधेय नहीं कहते और क्रिया को उद्देश्य नहीं कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 20। कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो आपको बताना है कि किस विकल्प में सभी के सभी शब्द क्या हैं, वो शुद्ध हैं। पहले वाले में मद्देनजर चारागाह तंदुरुस्त, दूसरे में तंदुरुस्त मद्देनजर चारागाह, तीसरे में चारागाह तंदुरुस्त मद्देनजर और चौथे में मद्देनजर चारागाह और तंदुरुस्त। तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा विकल्प है जिसमें सभी के सभी शब्द क्या हैं वो पूरी तरह से शुद्ध हैं। तो 20वीं का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 20वीं का उत्तर हो जाएगा दूसरा, तंदुरुस्त मद्देनजर और चरागाह होता है, चारागाह नहीं होता।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। पहला कह रहा है कि मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। दूसरा कह रहा है उससे चला नहीं जाता। तीसरा कह रहा है कि राम के द्वारा सांप मारा गया। और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। तो बच्चों तीसरे वाले में भाववाच्य नहीं है। सांप मारा गया राम के द्वारा, अर्थात इसमें जो है आपका कर्म वाच्य है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। आपको उसका चयन करना है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। ए मत्स्य, दूसरा वापस, तीसरा सृष्टि और चौथा दृष्टा। तो पहला कह रहा है मत्स्य, दूसरा वापस, तीसरे सृष्टि और चौथा दृष्टा। तो आपको बताना है कि किसका उत्तर इसमें जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो बच्चों ये विकल्प चौथा गलत लिखा हुआ है। दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है। क्या होता है बच्चों? दृष्टा होता है। क्या होता है? दृष्टा, ऐसे लिखा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको ये बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द पूरी तरह से शुद्ध है। पहला कह रहा है बुधवार, दूसरा कह रहा है दंपत्ति, तीसरा द्वितीय और चौथा वयस्क। आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें से पूरी तरह से शुद्ध है। तो बच्चों दूसरा वाला पूरी तरह से शुद्ध है। दंपत्ति होता है ये शुद्ध है, और बुधवार होता है, बुधवार नहीं होता, ये गलत है। द्वितीय में मात्रा बड़ी की होती है, तो में ये भी गलत है। और वयस्क का जो व है वो पूरा लिखा जाता है, आधा नहीं, ये भी गलत है। अर्थात दूसरा सही हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कर इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म नहीं है मतलब आपको उसका चयन करना है जिसमें विलोम शब्द शुद्ध रूप से लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। पहला कह रहा है अस्थावर जंगम, दूसरा मुख वाचाल, तीसरा व्यष्टि समष्टि और चौथा हार का परिहास। तो बताना है कि कौन सा विकल्प सही इसमें विलोम शब्द का नहीं है। तो बच्चों इसमें चौथा सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हार का जीत होगा, हार का परिहार जो है वो परिहास नहीं होता है। हास का जो है हार का परिहास जो है वो नहीं होता है। तो 24 का चौथा उत्तर नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। कर इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो आपको ये भी बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। हर्ष का विवास, विषाद, स्वकीया, परकिया, वैतनिक, सवैतनिक, जड़ का चेतन। तो बताना है कि कौन सा युग्म सही इसमें नहीं है। तो बच्चों 25 का अगर उत्तर आप देखोगे तो तीसरा वाला सही नहीं है। वैतनिक का अवैतनिक होता है, सवैतनिक नहीं होता। वैतनिक और सवैतनिक दोनों समान अर्थ वाले हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। पूछा हिंदी में वचन होते हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक, दो, तीन या चार। तो आपको हिंदी में वचनों की संख्या बतानी है। तो बच्चों हिंदी में वचन जो होते हैं उनकी संख्या दो होती है, एक वचन और बहुवचन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। 27 में कह रहा है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। पहला कह रहा है उसने जो कुछ किया उसी से मुझे परम संतोष है। दूसरा कह रहा है कि वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। और तीसरा कह रहा है मैं आगे बढ़ता गया और वह पीछे रह गया। और चौथा कह रहा है कि वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। तो आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य का इसमें से उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों इसमें तीसरा जो है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि मैं आगे बढ़ता गया और वह पीछे गया, अर्थात और से जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। कह रहा है कि मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। तो मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इसमें क्रिया का भेद बताना है। अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। तो 28 का उत्तर आपको बताना है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। तो बच्चों इसमें लड़के पुस्तक पढ़ाई, किसको पढ़ाई? लड़के को। क्या पढ़ाई? पुस्तक, अर्थात द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। किस तरह की क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। सवाल नंबर 29 में कह रहा है कि इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो आपको इसमें से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। पहला कह रहा है कि वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। दूसरा कह रहा है कि जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। तीसरा कह रहे मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। और चौथा कह रहा है कि लाखों लोग कोरोना से काल कलवित हो गए। तो आपको बताना है किसमें कैसे कौन सा वाक्य वो संयुक्त है। तो बच्चों पहला वाला ही वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सरल और साधारण वाक्य है। तो आपको सरल साधारण वाक्य का चयन करना है। पहला कह रहा है कि जहां रेगिस्तान है वहां किसी समय जंगल था। दूसरा कह रहा है मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा। तीसरा कह रहा है कि जो जितना मांगता है उसको उतना मिल दिया। और चौथा कह रहा है दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। आपको इसमें से साधारण वाक्य का चयन करना है। तो बच्चों 30वें का उत्तर हो जाएगा चौथा वाला उत्तर जो है इसका हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? चौथा सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।